आज की कहानी एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री की है जो कि लगभग पिछले 78 सालों से एक पहेली बनी हुई है। पुलिस को आज भी उस मुजरिम की तलाश है जिसने इस जुर्म को अंजाम दिया। न जाने कितने ही ज़हीन दिमाग के पुलिस ऑफिसर्स, डिटेक्टिव्स और यहाँ तक कि अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट FBI के कई बड़े अफसरों ने भी इस केस को सुलझाने की कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो कातिल कौन है, यह आज 78 सालों बाद भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के कत्ल की कहानी है जिसे जिंदा रहते हुए वो कामयाबी, वो शोहरत हासिल नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी, जिसके लिए वो बहुत कोशिश कर रही थी, जो कि उसे उसकी मौत के बाद हासिल हुई। दुनिया में ऐसे बहुत कम केसेस है जिसे मीडिया ने इतनी तवज्जो दी हो कि लगातार 4-5 महीनों तक अखबार के फ्रंट पेज में वही खबर छापा गया हो। ये अमेरिका की 22 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका सपना था कि वो हॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करे और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने। ये कहानी अपने आप में अलग इसलिए भी है क्योंकि इस केस की छानबीन के दौरान अलग अलग वक्त पर लगभग 60 से ज़्यादा लोग पुलिस के पास आए और कहा कि ये कत्ल मैंने किया, और ये भी एक हैरानी वाली बात है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। 15 जनवरी 1947 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में सुबह 10 बजे के करीब बेटी बरसिंगर नाम की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ जूते मरम्मत की दुकान पर जा रही थी। जब वो लाइमार्ट पार्क के पास से गुजरी तो फुटपाथ से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक सफ़ेद रंग की अजीब सी चीज़ दिखाई दी। जब बेटी बरसिंगर थोड़ा पास जाकर देखती है तो पहली नज़र में वो चीज़ उन्हें किसी पुतले के सामान लगती है, लेकिन जब वो थोड़ा और ध्यान से देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो जो चीज़ देख रही थी वो कोई पुतला नहीं था, बल्कि यह किसी लड़की की लाश थी जिसे कमर के पास से 2 भागों में काटा गया था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और मुंह के दोनों साइड से कान तक चीरा लगाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्माइली फेस बनाने की कोशिश की गई हो। डेड बॉडी के आसपास एक भी बूंद खून का नहीं था, जिसका मतलब खून कहीं और किया गया और बॉडी को यहाँ लाकर फेंक दिया गया। बेटी बरसिंगर ये सब देखकर घबरा गई और वहीं पास के एक घर जाकर पुलिस को फ़ोन करती है। कुछ देर बाद लॉस एंजलिस पुलिस यानी LAPD वहाँ पहुँच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज देती है। जांच में ये पता चलता है कि इस महिला की हत्या 10 से 12 घंटे पहले की गई थी। महिला की मौत उसके मस्तिष्क में इनर ब्लीडिंग के वजह से हुई है, तो ये जाहिर है उस महिला की हत्या के पहले उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया होगा। जांच में ये भी बात सामने आती है कि हत्या के बाद उसके बॉडी से सारा खून निकालकर बॉडी को कई बार पानी से धोया गया था। उसके छाती और जांघ के पास से कुछ मांस के टुकड़े भी निकाले गए थे। इसके अलावा बॉडी को 2 भागों में बड़ी सफाई से काटा गया था, जिससे एक बात तो साफ थी कि कोई चिकित्सा से जुड़ा व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकता था। जांच कर रहे डॉक्टरों को भी एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जो मुंह से कान तक चीरा लगाया गया था वो महिला के जिंदा रहते लगाया गया था। इधर लॉस एंजलिस की पुलिस FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद से उस महिला के बारे में 1 घंटे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेती है। दरअसल इस महिला की जानकारी FBI के डाटाबेस में 2 बार दर्ज की गई थी। पहली बार तब जब उसने सेना में कुकिंग क्लर्क के लिए आवेदन किया था और उसके ठीक 7 महीने बाद पुलिस ने उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। मरने वाली महिला का नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था, जो कि बॉस्टन की रहने वाली थी। वो अपने माता पिता के 5 बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी थी। उसके पिता बॉस्टन में ही नौसेना के लिए गोल्फ फोर्स बनाया करते थे, लेकिन 1929 में आई मंदी के कारण उनका काम ठप पड़ गया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। उनके लिए उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल हो गया था। लेकिन एक दिन एलिजाबेथ के पिता अपने घर से किसी काम के लिए निकले और कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। एक दिन उनकी गाड़ी एक ब्रिज के पास लावारिस हालत में मिली। उससे यह अनुमान लगाया गया कि उन्होंने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब एलिजाबेथ के पिता घर छोड़कर गए थे तो उस समय एलिजाबेथ की उम्र मात्र 5 साल की थी और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई थी। इसीलिए एलिजाबेथ की मां अब नौकरी कर जैसे तैसे अपने बच्चों को पालना शुरू कर देती है।
एलिजाबेथ को बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था और वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाया करती थी। उसका सपना था कि एक दिन बड़ी होकर वो हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री यानी कि टॉप एक्ट्रेस बनेगी। अब 1942 में एलिजाबेथ की मां को एक पत्र मिलता है जो कि एलिजाबेथ के पिता के द्वारा भेजा गया था। दरअसल एलिजाबेथ के पिता ने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उस दिन वो अपनी कार को ब्रिज के पास छोड़कर बिना किसी को बताए कैलिफोर्निया चले गए थे और वहीं से एलिजाबेथ की मां को पत्र लिखकर अपने किए पर माफी मांग रहे थे। जब ये बात एलिजाबेथ को पता चली कि उसके पिता अब जिंदा है और कैलिफोर्निया में है, तो वो दिसंबर 1942 में 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रहने के लिए कैलिफोर्निया चली गई। लेकिन सिर्फ एक महीने के भीतर उसके पिता से उसकी किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिससे एलिजाबेथ ने जनवरी 1943 को अपने पिता का घर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद एलिजाबेथ कैलिफोर्निया में ही रहते हुए वायुसेना के लिए कुकिंग क्लर्क के रूप में काम करने लगी। लेकिन किसी अफसर के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर उसने वो नौकरी छोड़ दी और फिर सेंटा बारबरा, जो कि कैलिफोर्निया का ही एक शहर था, वहाँ वो चली गई और फिर वहाँ उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में जेल जाना पड़ा। फिर जेल से छूटने के बाद वो फ्लोरिडा चली गई, जहाँ उसकी मुलाकात वायुसेना के एक अधिकारी मेजर मैथ्यू माइकल से होती है। कई दिनों के दोस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन 10 अगस्त 1945 को मैथ्यू माइकल की एक विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिससे एलिजाबेथ शॉर्ट का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। पर जैसे तैसे एलिजाबेथ अपने आप को संभालती है, पर क्योंकि एलिजाबेथ को बचपन से ही सिनेमा से प्यार रहा है और वो हमेशा से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना चाहती थी, उसे पता था कि जो खुशी उसे चाहिए वो सिर्फ सिनेमा ही उसे मिल सकती है। इसलिए वो सब कुछ पीछे छोड़कर लॉस एंजलिस चली जाती है। पर जब वो लॉस एंजलिस आई तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए वो एक होटल में वेटर का काम करने लगी। एलिजाबेथ एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी और वो हर दिन नए नए बॉयफ्रेंड बनाती थी, जिनके साथ वो अक्सर पार्टी करने घूमने जाया करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ अचानक कहीं गायब हो गई और अंतिम बार उसे 9 जनवरी 1947 को एक होटल के पास देखा गया था। उसके बाद वो लापता हो गई और फिर 15 जनवरी 1947 को उसकी डेड बॉडी लाइमार्ट पार्क के पास मिली, जिस बात की खबर बेटी बर्सिंगर नाम की एक महिला पुलिस को देती है। जब पुलिस को बॉडी मिलती है, उसी समय कुछ पत्रकार मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी की कुछ फोटो खींच लेते हैं। उसके बाद ये खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है। उस समय हर अखबार में इसी खबर का जिक्र होता था और एलिजाबेथ शॉर्ट को मीडिया ने ब्लैक डालिया नाम दिया था। कुछ लोगों का मानना था कि एलिजाबेथ उस समय ज़्यादातर मौक़ों पर काले कपड़ों में नजर आती थी और अपने बालों में दालिया नाम का एक फूल लगाती थी, इसीलिए तब से उसका नाम ब्लैक डालिया पड़ गया। और कुछ लोगों का मानना ये था कि उसका ये नाम 1942 में आई एक क्राइम फिल्म ब्लू डालिया से लिया गया था। एलिजाबेथ उस समय इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग खुद ही पुलिस के पास जाकर ये क्लेम करने लगे कि उन्होंने ही एलिजाबेथ की हत्या की है। लेकिन जांच में पुलिस के पास उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि उन्हें आरोपी माना जा सके। ऐसे लगभग 60 से ज़्यादा लोग पुलिस के पास आए। बाद में पता चला कि वो लोग सिर्फ पॉपुलर होने और ऐसा करने से न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीर छपे इसलिए आते थे। और ये इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से चल ही रही थी कि उसी बीच लॉस एंजलिस के किसी एजेंसी के पास एक कॉल आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति ने खुद को एलिजाबेथ का हत्यारा बताया और साथ ही उसके द्वारा ब्लैक डालिया पर किए गए रिपोर्टिंग की तारीफ की। लेकिन वो उनकी चुटकी भी लेता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास ब्लैक डालिया से संबंधित खबर खत्म हो गई होगी। 3 दिन में तुम्हें एक पार्सल मिलेगा जिसमें ब्लैक डालिया के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो तुम्हारे रिपोर्टिंग के काम आएंगी। और तीसरे दिन यानी कि 23 फरवरी 1947 को सच में उस अखबार के ऑफिस में एक कुरियर आता है और जब उस पार्सल को खोला जाता है तो उसमें एलिजाबेथ के कुछ पर्सनल चीज़ें यानी कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बिजनेस कार्ड, उसके कुछ तस्वीरें और एक एड्रेस बुक था, जिसमें से कि कुछ पन्ने गायब भी थे। उसके बाद ये बात FBI को बताई जाती है और FBI उन सभी चीज़ों को फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज देती है।
और उस एड्रेस बुक में लिखे गए लगभग 75 सस्पेक्ट को पुलिस उठा के पूछताछ करती है, पर इसमें भी पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ज्यादातर लोगों का कहना था कि वो ब्लैक डालिया से कुछ समय के लिए ही मिले थे। कोई उसे डेट पर मिला था तो कोई उसे बार में मिला था। उसके बाद वो अनजान शख्स एक और लेटर भेजता है जिसमें ये लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बाद में वो अनजान शख्स ऐसे 13 लेटर पुलिस के पास भेजता है और सभी लेटर से पेट्रोल की मदद से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए थे, मगर एक लेटर में फोरेंसिक टीम को एक फिंगरप्रिंट मिलता है और उस फिंगरप्रिंट को सभी सस्पेक्ट से मिलाकर देखा गया, लेकिन वो फिंगरप्रिंट किसी से भी मैच नहीं हुआ। उसके बाद भी ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और बाद में ये लेटर आने का सिलसिला भी खत्म हो गया और धीरे धीरे ब्लैक डालिया का केस ठंडा पड़ गया। आज लगभग 78 साल हो गए, लेकिन पुलिस को अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन आज से पिछले 78 सालों में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, उनमें से 3 ऐसे सस्पेक्ट थे जो ब्लैक डालिया का गुनहगार हो सकते थे। पहला सस्पेक्ट था रॉबर्ट रैट मैनली, जो कि एक बिजनेसमैन था और वो ब्लैक डालिया से उसकी मौत से 1 महीने पहले ही मिला था और पिछले 1 महीने से इन दोनों के संबंध काफ़ी गहरे हो चुके थे। रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को एक डेट के लिए सैन डियागो बुलाया था और डेट खत्म होने के बाद रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को अपने गाड़ी से 9 जनवरी 1947 के लगभग शाम के 6:30 बजे बिल्टमोर नाम के एक होटल में छोड़ देता है और ये आखिरी दिन और आखिरी जगह था जब किसी ने एलिजाबेथ को जिंदा देखा था। और 9 जनवरी 1947 के ठीक 5 दिन बाद लाइमट पार्क में एलिजाबेथ की लाश मिलती है। उसके बाद FBI ने रॉबर्ट को उठाया और उसकी पूछताछ की। रॉबर्ट का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, लेकिन उसमें वो पास हो गया। पुलिस को लगा था कि रॉबर्ट ने ही उसे 9 से 15 तारीख के बीच कहीं रखकर टॉर्चर किया और फिर बाद में उसे मार दिया। फिर 1954 में रॉबर्ट का नारकोटिक टेस्ट भी किया गया, लेकिन उसमें भी वो क्लियर हो गया और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि 9 जनवरी 1986 को रॉबर्ट की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, ठीक उसी तारीख जिस दिन ब्लैक डालिया को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। फिर 1997 में एक डिटेक्टिव का इंटरव्यू किया गया जिसका नाम था राल्फ अस्टेल, जो कि इस ओरिजिनल केस के आखिरी डिटेक्टिव थे। राल्फ के इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने उस कातिल को ढूंढ लिया था जो कि इस केस का दूसरा सस्पेक्ट था। राल्फ ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उसने ब्लैक डालिया की बॉडी मिलने के 1 हफ्ते के अंदर ही कातिल को ढूंढ लिया था। उसे कुछ टिप्स मिले थे कातिल के बारे में और उसे अपने सोर्स से ये भी पता चला कि जिस रात जिस जगह पर वो लाश फेंकी गई थी, उसी रात उसी जगह पर एक काले रंग की गाड़ी को देखा गया था और उस काले रंग के कार को बाद में उसने ढूंढ भी लिया था, जिसे छुपाने के लिए उस कार के मालिक ने उस कार को दोबारा पेंट भी करवाया था। पर क्योंकि राल्फ के पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे, बस कुछ टिप्स के अलावा, इसीलिए वो उस कातिल तक पहुंचने में असफल रहा। पर उसने ये दावा किया कि उस रात जिस आदमी को वहां पर देखा गया था और वो काले रंग की कार जिसकी थी, वही ब्लैक डालिया का असली कातिल है। अब तीसरा और सबसे अहम सस्पेक्ट था डॉक्टर जॉर्ज होडेल। इस केस के तफ्तीश के दौरान कई बार जॉर्ज होडेल से पूछताछ की गई, पर सिर्फ स्टीव होडेल के अलावा किसी ने भी पुख्ता तौर पे जॉर्ज होडेल को ब्लैक डालिया का कातिल नहीं माना। स्टीव होडेल उन डिटेक्टिव में से था जिसने इस केस पर बहुत काम किया था। वो लगभग 300 से ज़्यादा केस पर काम कर चुका था। 1999 में स्टीव होडेल ने एक किताब लिखी और उसमें ये दावा किया कि ब्लैक डालिया का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता, यानी कि स्टीव होडेल का पिता डॉक्टर जॉर्ज होडेल ही था। और उसके कई कारण थे और सबसे बड़ा कारण था उसका डॉक्टर होना। स्टीव का पिता जॉर्ज होडेल एक बहुत ही अमीर डॉक्टर था और लॉस एंजलिस में उसका अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी था। उसने अपने घर में एक सीक्रेट रूम भी बना रखा था जिसमें वो मरीजों का इलाज करता था और उस रूम में बिना उसके इजाज़त के किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। हालांकि वो एक प्रोफेशन सर्जन नहीं था, पर उसने कई मेडिकल कॉलेज से सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी। 1991 में जॉर्ज होडेल के मौत के बाद उसके बेटे स्टीव को उसके सामान में से 2 तस्वीरें मिली थी, जो कि उसे लगता था कि वो ब्लैक डालिया की फोटो है। बाद में जब उन फोटोज को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में दिखाया गया तो उन्होंने 85% तक ये दावा किया कि यह एलिजाबेथ की तस्वीर नहीं है। पर 2014 में एक अलग एक्सपर्ट ने
फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के मदद से ये साबित किया कि 90 से 95% तक ये तस्वीर एलिजाबेथ शॉर्ट की ही है। ये फोटो मिलने के बाद स्टीव होडेल ने इस केस के बारे में और ज़्यादा छानबीन करी तो उसे पता चला कि उसके पिता जॉर्ज होडेल और ब्लैक डालिया के बीच में एक लव रिलेशन भी था और एक बार वो दोनों डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक होटल में साथ में देखे गए थे। स्टीव होडेल ने यह दावा किया कि जॉर्ज होडेल ने ब्लैक डालिया के मर्डर के 3 हफ्ते बाद 10 फरवरी 1947 को जीन फ्रेंच नाम की एक और लड़की का मर्डर किया था और उस लड़की की बॉडी भी ब्लैक डालिया के जैसे ही एक पार्क के खाली जगह में मिली थी और उस लड़की के बॉडी के ऊपर लाल रंग के लिपस्टिक से 2 अल्फ़ाबेट लिखे गए थे और वो अल्फ़ाबेट थे बी और टी और ये बी और डी शायद ब्लैक डालिया को इंडिकेट कर रहा था। बाद में उन दोनों शब्द बी और डी को कई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को दिखाया गया और सभी एक्सपर्ट्स ने अपने जांच के बाद ये माना कि ये हैंडराइटिंग उसी लेटर के हैंडराइटिंग से मैच होती है जो लेटर एक गुमनाम शख्स पुलिस और मीडिया को लिख रहा था। स्टीव ने यह भी दावा किया कि 9 जनवरी 1947 को जॉर्ज होडेल ने अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए बजरी की कई बोरियां मंगवाई थी, ठीक 5 दिन पहले, जिस दिन आखिरी बार एलिजाबेथ को देखा गया था। और पुलिस के मुताबिक ये बात भी पता चली कि ब्लैक डालिया के बॉडी के पास उन्हें कुछ खाली बोरियां भी मिली थी जो कि शायद उस लाश को वहां लाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। जॉर्ज होडेल के पास एक काले रंग की 1936 पैकेट कार भी थी जो कि बिल्कुल सेम वही कार थी जिसे मौकाए वारदात पर देखा गया था। स्टीव ने यह भी बताया कि जॉर्ज होडेल का एक दोस्त था मैंड्रे नाम का, जो कि एक आर्टिस्ट था और जिस हालत में ब्लैक डालिया की लाश मिली थी वो मैंड्रे की कुछ पेंटिंग से प्रभावित थी और जॉर्ज होडेल भी एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो क्या ब्लैक डालिया का जिस तरह से मर्डर हुआ और उसकी बॉडी जिस हालत में पाई गई वो क्या सिर्फ जॉर्ज होडेल का आर्टिस्ट बनने का एक एक्सपेरिमेंट था? ये तो आज भी एक राज बनकर रह गया है। स्टीव होडेल की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था तमार होडेल। उसने जॉर्ज होडेल पर यौन शोषण और बलात्कार के आरोप लगाए थे, पर सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने जॉर्ज होडेल को इन आरोपों से बरी कर दिया। उसके बाद 1950 यानी कि 1950 में जॉर्ज होडेल लॉस एंजलिस छोड़कर फिलीपींस में बस गया और ठीक उसके 17 साल बाद यानी कि 1967 में मनीला फिलीपींस के एक पार्क के खाली जगह पर पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, ठीक ब्लैक डालिया की डेड बॉडी की तरह। और जहां वो बॉडी मिली थी उससे महज आधा किलोमीटर दूर जॉर्ज होडेल का घर था और इसे सिर्फ एक संयोग ही नहीं कहा जा सकता। बाद में एक न्यूज़ रिपोर्टर ने भी इस केस को स्टडी करने का फैसला किया तो उसे इस केस की जो फाइल दी गई उसमें सारे सस्पेक्ट्स की तस्वीर लगी थी और जो फोटो पहले पेज पर लगी थी वो थी डॉक्टर जॉर्ज होडेल की। जॉर्ज होडेल जब तक अमेरिका में था लॉस एंजलिस पुलिस उसकी जासूसी करवा रही थी। पुलिस ने उसके घर में माइक्रोफोन भी छुपा रखे थे जिससे उसकी सारी बातें सुनी जा सके। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने लगातार 40 दिनों तक जॉर्ज की बातें सुनी थी, पर उस रिपोर्टर को वो रिकॉर्डिंग्स वहां पर नहीं मिली। बस उसे वहां पर एक रिकॉर्डिंग क्लिप मिली जिसमें उसने जॉर्ज होडेल को ये कहते हुए पाया कि मान लो कि ब्लैक डालिया को मैंने ही मारा है, पर वो इसे कभी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए उन्हें मेरी सेक्रेटरी से बात करनी होगी और अब वो उससे कभी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मर चुकी है। बाद में ये सारी बातें उस रिपोर्टर ने अपने अखबार में छापे। उसके बाद 1950 में पुलिस ने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचने के कारण इस ब्लैक डालिया के केस को बंद कर दिया। पर उसके कुछ सालों बाद इस केस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन हुई, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सारे सबूत, वो लेटर्स जो उस कातिल ने पुलिस को भेजे थे और वो सभी रिकॉर्डिंग्स एक बड़े ही फिल्मी अंदाज में पुलिस डिपार्टमेंट में से गायब हो गए। उस वक्त LAPD यानी कि लॉस एंजलिस पुलिस का भी करप्ट होने की बात कई बार उठी, लेकिन ब्लैक डालिया का असली गुनहगार कौन है ये आज तक पता नहीं चल पाया। आज लगभग 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस कातिल का इंतजार लॉस एंजलिस की पुलिस आज भी कर रही है। अमेरिका के इतिहास में कुछ ही ऐसे केस हुए हैं जो कि अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं और ब्लैक डालिया का ये केस भी उन्हीं केस में से एक है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप सभी के दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि आखिर ब्लैक डालिया का कातिल कौन था और उसे ऐसे रहस्यमय तरीके से मारने की वजह आखिर क्या थी। तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें।
तो यही थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना कर पाए। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।